बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। स्टूडेंट्स, ये बड़ा छोटा सा लेक्चर है जिसके अंदर हम सीखेंगे कि एशलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। इसके बाद हम सीखेंगे कि रेड्यूस एशलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, और फिर हम बात करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं एशलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। एन एम बाय एन मैट्रिक्स, एम बाय एन मैट्रिक्स का ऑर्डर है an m by n matrix A is said to be in row echelon form if it satisfies the following conditions. स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट से लगता है जहां ये यहां रो लिखा गया है, इसका मतलब है कि एक कॉलम एशलॉन फॉर्म भी होती है। पहले हम रो एशलॉन फॉर्म समझ लें। अगर हमने ये अच्छी तरह समझ ली तो कॉलम एशलॉन फॉर्म बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी आपको समझने में। वैसे वो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको कन्वे कर दूंगा कि वो किसे कहा जाता है। दो कंडीशंस स्टूडेंट्स अगर एक मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा हो तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स इस वक्त एशलॉन फॉर्म में है। स्टूडेंट्स, इन कंडीशंस पर आने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि किसी मैट्रिक्स के अंदर आप अगर किसी एक रो में आ जाएं तो लेफ्ट साइड से फर्स्ट जो नॉन जीरो एलिमेंट होता है उसे उस रो का लीडिंग एलिमेंट या पिवट एलिमेंट कहा जाता है। इस रो का लीडिंग एलिमेंट 3 है, इस रो का लीडिंग एलिमेंट -1 है, और इस रो का लीडिंग एलिमेंट 3 है। यहां पर आ जाए तो इस रो का लीडिंग एलिमेंट 5 है और इस रो का लीडिंग एलिमेंट 2 है, जबकि इस रो में लीडिंग एलिमेंट या पिवट एलिमेंट मौजूद ही नहीं है। अब स्टूडेंट्स आ जाए फर्स्ट कंडीशन पर। इन ईच सक्सेसिव नॉन जीरो रो, अब सक्सेसिव का मतलब भी जरा समझ लें स्टूडेंट्स। ये हमारी है फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो के बाद ये है सेकंड रो, तो सेकंड रो फर्स्ट रो के लिए सक्सेसिव रो है, यानी अगली रो, नेक्स्ट रो। अब थर्ड रो सेकंड रो के लिए सक्सेसिव रो है। इन ईच सक्सेसिव रो, इन ईच सक्सेसिव नॉन जीरो रोज की अगर बात की जाए, द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री। अब ये जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री की बात की गई है, ये फ्रॉम लेफ्ट साइड है। ये बुनियादी तौर पर लीडिंग एलिमेंट या पिवट एलिमेंट की बात की जा रही है। The first non-zero entry of a row increases row by row. स्टूडेंट्स, बहुत आसान अल्फाज में मैं अगर आपको बताऊं तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन ये है कि नीचे वाली रो का लीडिंग एलिमेंट ऊपर वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से दाएं जानिब होना चाहिए। ये जो अल्फाज है ना, ये थोड़े कंफ्यूजिंग है, इनका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है ना वो बता रहा हूं बड़े ही सादा से अल्फाज में। ये मेरी मजबूरी थी, आपकी किताब में यही अल्फाज दर्ज हैं, सो इनको भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। लेकिन मैं आपको, मेरा फर्ज बनता है बीइंग टीचर, मैं आपको बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट बता दूं। सिंपल कंसेप्ट ये है फर्स्ट कंडीशन का कि नीचे वाली रो का लीडिंग एलिमेंट ऊपर वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से दाएं जानिब होना चाहिए। अब यहां पर देखें, ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नीचे वाली रो का लीडिंग एलिमेंट ऊपर वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से दाएं जानिब है। इसी तरह नीचे वाली रो का लीडिंग एलिमेंट ऊपर वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से दाएं जानिब है। यहां पर भी यही बात है। ये फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट है 5 और सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट है 2, तो नीचे वाली रो का लीडिंग एलिमेंट ऊपर वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से दाएं जानिब है। अब स्टूडेंट्स, लीडिंग एलिमेंट के दाएं जानिब जाने के लिए यह जरूरी है कि उससे पहले जीरो आए। अगर आप फर्ज करें यहां पर जीरो ना होता, यहां पर मैं लिख दूं 6, तो फिर तो लीडिंग एलिमेंट नीचे वाली रो का ऊपर वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से दाएं जानिब नहीं आएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि सक्सेसिव रो के अंदर लीडिंग एलिमेंट से पहले जीरोस की तादाद बढ़ती जाए। यहां पर अगर एक जीरो है तो नीचे वाली रो में कम से कम 2 जीरो होने चाहिए, तब लीडिंग एलिमेंट जो है वो आगे शिफ्ट होगा। सो ये जो बात लिखी गई, इन ईच सक्सेसिव नॉन जीरो रो, हर आने वाली नॉन जीरो रो के अंदर द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ अ रो इंक्रीजेस रो बाय रो, यानी हर सक्सेसिव रो के अंदर नॉन जीरो एंट्री यानी पिवट एलिमेंट से पहले जीरोस की तादाद बढ़ती चली जाए रो बाय रो। ये वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको दिया कि नीचे वाली रो का लीडिंग एलिमेंट ऊपर वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से दाएं जानिब होना चाहिए। ये थोड़े कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, लेकिन आपको इनका मतलब भी अब समझ आ चुका है। अब स्टूडेंट्स आ जाएं सेकंड कंडीशन पर। एवरी नॉन जीरो रो इन ए प्रीसीड्स एवरी जीरो रो इफ एनी। प्रीसीड्स का मतलब होता है पहले आए। हर नॉन जीरो रो
अगर जीरो रो एग्जिस्ट करती हो, जीरो रो इफ एनी, हर नॉन जीरो रो जीरो रो से पहले मौजूद हो, यानी ऊपर मौजूद हो। आसान अल्फाज में अगर मैट्रिक्स के अंदर जीरो रो एग्जिस्ट करती हो तो वो बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स होनी चाहिए। यहां पर जीरो रो है ही नहीं, यहां पर जीरो रो मौजूद है और वो बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, इन दोनों मैट्रिसेस के अंदर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, सो इस वक्त ये मैट्रिसेस एशेलॉन फॉर्म में हैं। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट कंडीशन, नीचे वाली रो का लीडिंग एलिमेंट ऊपर वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से दाएं जानिब होना चाहिए। इस रो का लीडिंग एलिमेंट -1 3 से दाएं जानिब है, इस रो का लीडिंग एलिमेंट 3 -1 से दाएं जानिब है। अगर ये 3 यहां पर भी होता तब भी ये एशेलॉन फॉर्म ही होती। दूसरी कंडीशन, यहां पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर ये 5 यहां पर भी होता तब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती, तब भी ये एशेलॉन फॉर्म में ही होता। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर जीरो रो मौजूद हो तो वो बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये जीरो रो मौजूद है और वो बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स है। हर नॉन जीरो रो प्रीसीड करनी चाहिए जीरो रो से, जो कि यहां पर अल्फाज हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने सीख लिया कि एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। हमने इसकी 2 एग्जांपल्स भी देख ली। अब मजीद आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं जो कि एशेलॉन फॉर्म में नहीं है। आपने देखकर बताना है कि वहां क्या कंडीशन जो है वो वायलेट हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैट्रिक्स मौजूद। स्टूडेंट्स, ये इस वक्त एशेलॉन फॉर्म में नहीं है, वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। आप जरा ये देखकर बताएं कि ये किस कंडीशन को वायलेट कर रहा है। शाबाश, जीरो रो इसमें मौजूद है लेकिन वो तो बॉटम पे है। सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है सादा अल्फाज में, कि नीचे वाली रो का लीडिंग एलिमेंट ऊपर वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से दाएं जानिब होना चाहिए। जबकि यहां पर क्या हुआ कि ऊपर वाली रो का लीडिंग एलिमेंट जो है वो दाएं जानिब चला गया है नीचे वाली रो से। तो ये इस वजह से फर्स्ट कंडीशन वायलेट करने की वजह से ये इस वक्त एशेलॉन फॉर्म में नहीं है। स्टूडेंट्स, हाउ टू कन्वर्ट पर तो मैं बाद में आता हूं। पहला सवाल तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि सर हम एशेलॉन फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते क्यों हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब यह है कि हम अगर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, उसे अगर हमने सॉल्व करना है तो हम उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने से हम उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। आने वाले लेक्चर्स में ये बात आप पर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि हम एशेलॉन फॉर्म का किस तरह से यूज करते हैं। यहां पर आपको बता देना काफी है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल यह है कि किसी मैट्रिक्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है एशेलॉन फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, इसका बहुत सादा सा जवाब बाय रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस की मदद से हम किसी मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब रो ऑपरेशंस क्या हैं स्टूडेंट्स, हमने सीखे हुए हैं 3 रो ऑपरेशंस। फर्स्ट रो ऑपरेशन क्या है कि हम कोई सी 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। हम किसी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा, हम किसी रो का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये 3 रो ऑपरेशंस हैं जिनकी मदद से हम किसी मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने इस वक्त एक मैट्रिक्स मौजूद है। अगर हमने इसे एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा। स्टूडेंट्स, हम ये जो फर्स्ट रो है उसका जो लीडिंग एलिमेंट है, मैं आपको यहां पर एक टिप दे रहा हूं, अगर हम इसे 1 बना लें तो हमें बाकी काम करने में बहुत आसानी होती है। ये एशेलॉन फॉर्म की शर्त नहीं है, लेकिन अगर हम इसे 1 बना लें तो हमें एशेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। अगर हम ना भी 1 बनाएं तब भी काम हो जाता है, लेकिन फिर फ्रैक्शंस आ जाती हैं, फिर थोड़ा मुश्किल होता है। यहां पर 1 बनाने के लिए अब स्टूडेंट्स आपके पास यहां पर 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि आप रो 1 और रो 3 को आपस में इंटरचेंज कर दें, यहां पर 1 आ जाए। दूसरा रास्ता यह है कि आप
रो 1 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 - 1 यहां पर 1 बन जाएगा। यानी ये दो रो ऑपरेशंस में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं ये काम करने के लिए। बल्कि तीसरा भी आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि आप इस पूरी रो को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई करके भी ये अपना टारगेट हासिल कर सकते हैं। इसका नुकसान ये होगा कि यहां पर तो 1 आ जाएगा लेकिन यहां पर फ्रैक्शंस आ जाएंगी। सो अगर फ्रैक्शंस पैदा हो रही हों तो वो ऑप्शन आप बेहतर है कि इस्तेमाल ना करें अगर आपके पास कोई और ऑप्शन भी मौजूद हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जो फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट है उसे 1 बना लेते हैं। हालांकि ये एशेलॉन फॉर्म की शर्त नहीं है लेकिन हमें फायदा होगा आगे काम करने में। जब हम यहां पर 1 बना लेते हैं तो फिर उस 1 की मदद से हम यहां पर और यहां पर 0 बनाते हैं ताकि नीचे वाली रो के लीडिंग एलिमेंट्स आगे शिफ्ट हो जाएं, फर्स्ट कंडीशन हमारी बनना शुरू हो जाए। फिर स्टूडेंट्स हम सेकंड रो का जो एलिमेंट है उसे 1 बना ले, बेहतर है 1 बनाए बगैर भी हमारा काम चल जाए तब भी ठीक है। फिर हम उसकी मदद से उसके नीचे 0 बनाते हैं ताकि थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट और आगे शिफ्ट हो जाए, दाएं जानिब चला जाए ऊपर वाली रो से। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सीक्वेंस ऑपरेशन है। मैं दोबारा आपको बताता हूं, इस लीडिंग एलिमेंट की मदद से हम यहां पर और यहां पर 0 बनाएंगे और फिर इस लीडिंग एलिमेंट की मदद से चाहे वो 1 हो या कुछ भी हो हम यहां पर 0 बनाएंगे। और जब हम यहां पर 0 बना लेंगे तो ये मैट्रिक्स अपनी एशेलॉन फॉर्म में आ चुका होगा। स्टूडेंट्स ये है हमारा तरीकेकार। आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत ज्यादा रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे जहां पर आप बड़ी डिटेल में समझ जाएंगे कि ये कैसे काम करते हैं किसी मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब स्टूडेंट्स हम जरा बात कर लेते हैं कि कॉलम एशेलॉन फॉर्म कैसे बनती है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए अगर ये वर्डिंग लिखी जाए, जैसे ये रो एशेलॉन फॉर्म के लिए मैंने लिखा, तो कॉलम एशेलॉन फॉर्म के लिए जहां जहां मैंने रो का वर्ड यूज किया है वहां वहां कॉलम का वर्ड यूज हो जाएगा। जहां जहां रो का वर्ड है वहां वहां आप कॉलम का इस्तेमाल कर लें। और एग्जाम्पल्स के लिए अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो स्टूडेंट्स जो मैट्रिक्स बनेगा वो कॉलम एशेलॉन फॉर्म में होगा। इसी तरह इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो कॉलम एशेलॉन फॉर्म में होगा। यहां पर मैंने कहा कि नीचे वाली रो का लीडिंग एलिमेंट ऊपर वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से दाएं जानिब होना चाहिए। वहां पर मैं कहूंगा कि राइट साइड वाले कॉलम का लीडिंग एलिमेंट लेफ्ट साइड वाले कॉलम के लीडिंग एलिमेंट से नीचे होना चाहिए। और अगर कोई 0 कॉलम एग्जिस्ट करता हो तो वो बिल्कुल राइट साइड पर होना चाहिए। ये दो कंडीशंस फॉलो की जाएंगी कॉलम एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के लिए। स्टूडेंट्स ये तो हमने अंडरस्टैंड कर ली अभी रो एशेलॉन फॉर्म, जिसके साथ हमने अटैच कर लिया कॉलम एशेलॉन फॉर्म भी। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स की, लेकिन ये काम होगा अब नेक्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स an m by n matrix A is said to be in reduced row echelon form if it satisfies the following conditions. First condition, किसी मैट्रिक्स को हम कब कहते हैं कि वो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में है? स्टूडेंट्स अगर वो भी दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो एशेलॉन फॉर्म में हो, यानी मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में होगा देन रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। नाम से जाहिर है रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, यानी ये एशेलॉन फॉर्म से अगली स्टेज है। पहली कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में होना चाहिए। अब एशेलॉन फॉर्म में होने के लिए हम जानते हैं कि दो कंडीशंस हैं, यानी हम वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करके एशेलॉन फॉर्म बना चुके हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या है? द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ith रो lies in jth column is 1 and all other entries in that column are 0. स्टूडेंट्स अगेन ये थोड़े कंफ्यूजिंग वर्ड्स हमारी बुक में यूज किए गए हैं। मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूं कि जो नॉन जीरो रोज हैं मैट्रिक्स के अंदर, हर नॉन जीरो रो का जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए और उस कॉलम में वो वाहिद नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, यानी उससे ऊपर भी 0 हो नीचे भी 0 हो। हमने एशेलॉन फॉर्म में क्या बात की कि जो लीडिंग एलिमेंट है उसका 1 होना जरूरी नहीं है, लेकिन रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में लीडिंग एलिमेंट नॉन जीरो रोज का लीडिंग एलिमेंट 1 होना जरूरी है। और जिस कॉलम के अंदर वो लीडिंग एलिमेंट मौजूद हो उस कॉलम में वो वाहिद नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, उससे ऊपर भी 0 हो नीचे भी 0 हो। नीचे 0
हमने एशलॉन फॉर्म में देख लिए, रेड्यूस एशलॉन फॉर्म में ऊपर भी जीरोस हैं। अब मैं फर्क अगर आपको वाजे तौर पर बताऊं एशलॉन फॉर्म और रेड्यूस एशलॉन फॉर्म में, तो स्टूडेंट्स यहां पर फर्क यह है कि लीडिंग एलिमेंट डेफिनेटली 1 होगा नॉन जीरो रो का, और लीडिंग एलिमेंट से वहां पर नीचे सिर्फ जीरो थे, यहां पर ऊपर भी जीरो होंगे। आप एग्जांपल्स में जरा देखें, ये हमारा लीडिंग एलिमेंट, इसके नीचे जीरो, ये लीडिंग एलिमेंट इससे ऊपर भी जीरो, इससे नीचे भी जीरो, और ये लीडिंग एलिमेंट इससे ऊपर जीरोस। तो स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स अगर आप एशलॉन फॉर्म की कंडीशंस देखेंगे तो वो भी सेटिस्फाई हो रही हैं, और रेड्यूस एशलॉन फॉर्म की कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रही हैं। अब यहां पर भी स्टूडेंट्स ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, ये एशलॉन फॉर्म में भी है और लीडिंग एलिमेंट हर नॉन जीरो रो का 1 है और वो वाहिद नॉन जीरो एलिमेंट है उस कॉलम का। अब इसको मैं अगर ट्रांसलेट कर दूं आसान अल्फाज में, द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यानी लीडिंग एलिमेंट इन ith रो लाइज इन jth कॉलम, किसी भी रो का ith रो इन jth कॉलम इज 1, यानी जो लीडिंग एलिमेंट है वो ith रो का, ith नॉन जीरो रो का वो 1 होना चाहिए, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। अब जिस रो में वो 1, जिस कॉलम में वो 1 होगा उसको jth कॉलम कहा जा रहा है, एंड ऑल अदर एंट्रीज इन दैट कॉलम आर जीरो, और jth कॉलम के अंदर ऑल अदर एंट्रीज विल बी जीरो। यहां पर ये 1 है तो ये अदर एंट्रीज जीरो, 1 तो अदर एंट्रीज जीरो, 1 तो अदर एंट्रीज जीरो, 1 अदर एंट्रीज जीरो, 1 अदर एंट्रीज जीरो, जीरो रो इफ एग्जिस्ट शुड बी ऑन द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। ये एशलॉन फॉर्म की बेसिक कंडीशन है, सेकंड कंडीशन जो कि यहां पर मौजूद है। सो स्टूडेंट्स ये दोनों मैट्रिसेस इस वक्त रेड्यूस एशलॉन फॉर्म में मौजूद हैं। अगेन इनका मकसद भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना ही है, जो हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमने एशलॉन फॉर्म और रेड्यूस एशलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स डिस्कस कर ली। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की। बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, let A be a non-zero matrix, the rank of the matrix A is the number of non-zero rows when it is in echelon form or reduced echelon form। बहुत ही आसान डेफिनेशन देखते ही समझ आ रही है कि किसी मैट्रिक्स को जब हम एशलॉन फॉर्म में या रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, उस वक्त उसके अंदर, उस फॉर्म के अंदर जो नॉन जीरो रोज की तादाद होगी वो उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। मिसाल के तौर पर, अच्छा इसे डिनोट किया जाता है इस तरह से, R इज फॉर रैंक, रैंक ऑफ A। ये हमारे सामने एक मैट्रिक्स है। मेरा सवाल पहला ये है आपसे कि क्या ये इस वक्त एशलॉन फॉर्म में है? द आंसर इज यस। नीचे वाली रो का लीडिंग एलिमेंट ऊपर वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से दाएं जानिब है। इवन यहां पर 1 के अलावा कोई और नंबर्स भी होते तब भी ये एशलॉन फॉर्म में ही होता। जीरो रो इफ एग्जिस्ट शुड बी ऑन द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये इस वक्त एशलॉन फॉर्म में है, तो इसके अंदर नॉन जीरो रोज की तादाद 2 है, तो इसका रैंक लिखा जाएगा रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स इस वक्त एशलॉन फॉर्म में है। नीचे वाली रो का लीडिंग एलिमेंट ऊपर वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से दाएं जानिब है, और जीरो रो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती, सो सेकंड कंडीशन की यहां पर बात नहीं की जाएगी। ये इस वक्त एशलॉन फॉर्म में है। क्या ये रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में है? द आंसर इज यस, ये रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में भी है। लीडिंग एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो रो का वो 1 है, और वो वाहिद नॉन जीरो एलिमेंट है अपने कॉलम के अंदर, यानी उससे ऊपर भी जीरोस मौजूद है। सो ये रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में इस वक्त मौजूद है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर नॉन जीरो रोज की तादाद क्या है? द आंसर इज 3। सो रैंक ऑफ B इज 3। स्टूडेंट्स किसी मैट्रिक्स का जब हमें रैंक मालूम करने के लिए कहा जाता है तो हम डेफिनेशन के मुताबिक क्या करते हैं? हम उस मैट्रिक्स को एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते ही हम देख लेते हैं कि उसके अंदर नॉन जीरो रोज की तादाद क्या है, क्योंकि वही उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। अगर हमें पहले से मैट्रिक्स गिवन हो, जैसा कि ये मैट्रिक्स गिवन है, जो कि हमें देखने में नजर आए कि यार ये तो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म है, तो हमने घबराना नहीं है कि हमारी जो डेफिनेशन है किताब के अंदर उसके अंदर तो सिर्फ एशलॉन फॉर्म का जिक्र है। रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में भी अगर वो मौजूद है तो इसका मतलब है वो एशलॉन फॉर्म में तो है, आप उसका रैंक फौरन देख सकते हैं। सिर्फ आपको देखनी है नंबर ऑफ नॉन जीरो
रोज। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।